नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सभी प्रशिक्षुओं को पता है कि यहाँ पे डीएलएड 4th सेमेस्टर के साइंस का हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं और यह लास्ट सीरीज़ होगा मतलब लास्ट मतलब कि आपका पार्ट है यह। इसके बाद आपका साइंस खत्म। 6 के 6 लेक्चर अगर आप साइंस के देख लेंगे जो मैंने कराया हुआ है इस पवन सीरीज़ से, तो आपको किसी भी सीरीज़ के माध्यम से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही आपको किसी बुक के माध्यम से पढ़ने की आवश्यकता है। आपको सारे के सारे प्रश्न जितने मैंने लेक्चर दिए हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बस क्वेश्चन रट कर आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सब के बारे में मैं बहुत डिटेल में नॉलेज देता हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ने नहीं आता हूँ, मैं तो पहले बता देता हूँ। और बहुत जल्द मैं आपको साइंस का लेक्चर या सब के सब मैं केवीएस और सुपर टेट में भी पढ़ाऊँगा। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। ये सारे के सारे जितने मैं आपको दे रहा हूँ कंटेंट ये डीएलएड 4th सेमेस्टर का पवन सीरीज से दे रहा हूँ और इसमें से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, इतना ध्यान में रख लेना। और जस्ट कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश, ठीक है? तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इस पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से गहनता से देखिए और शेयर भी करिए। लाइक कर दीजिए बिना कहे हुए क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए ही है। चलिए मिश्र धातु क्या है? पहला क्वेश्चन आज का। मिश्र धातु क्या है? इसके विशिष्ट गुण बताइए। देखिए मिश्र धातु का मतलब क्या? मिश्र धातु 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्र होता है, एक विषमांगी होता है। समांगी के मतलब समान और विषमांगी का मतलब अलग-अलग चीज़ें हों, ठीक है? देखिए कई बार शुद्ध रूप में धातु के आवश्यक आवश्यक उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि आप खुद सोचो अगर आप केवल और केवल जो एक बनता है ना क्या बोलते हैं, अगर केवल सोने का ही अगर आप ज्वेलरी बनाना चाहो केवल सोने का, सोने वाले मेटल का, गोल्ड का, तो नहीं बनेगा, जब तक उसमें टाँका कुछ ना कुछ मिलाया जाएगा, समझ रहे हो ना? केवल 24 कैरेट कहने को है, 24 कैरेट का मतलब समझते हैं? 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना माना जाता है, मतलब कि यह सोना जो होता है 90% से थोड़ा-सा कम होता है लगभग, कह लीजिए, उसमें भी कुछ न कुछ सोच लीजिए 24 कौर कैरेट की जो सोना होती है सबसे शुद्ध माना जाता है और जो हम लोग जनरली जो 24 कैरेट वाले सोने होते हैं, वो हम लोग के आस-पास के सुनार तो कभी देते ही नहीं है ना? जो हम लोग के यहाँ बिज़नेस करते हैं, लोग जो बनाते-वनाते हैं सोना वगैरह, तो वो कभी शुद्ध सोने का कोई ज्वेलरी नहीं बनाते और शुद्ध सोने का ज्वेलरी बनेगा भी नहीं, इतना समझ लीजिए। अगर आप चाहते हो शुद्ध चाँदी का मैं ज्वेलरी बना लूँ ना, तो वो चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन शुद्ध सोने का कहो तो नहीं बनेगा, उसमें कुछ न कुछ टाँका ज़रूर मिलाया जाता है। टाँका का मतलब उसमें कॉपर और प्लस आपके जिंक होते हैं, है ना? समझ रहे? ये मिला के बनाया जाता है, तो कुछ न कुछ मिले हुए होते हैं, इस वजह से आप याद कर लेना, बेटा ऐसे चीज़ जिसमें कुछ न कुछ मिले हों, है ना? जिसे एलॉय कहते हैं, मेटल एलॉय कहते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि काँसा हो गया, कॉपर और जिंक से मिलके बना है। कॉपर ब्रास के बाद सॉरी ब्रास 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 जो होता है कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है बेटा। और जो आपका ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज जिसे हम शीशा कहते हैं, ब्रॉन्ज जो होता है ये कॉपर और टीन से मिलके बना होता है। यह सारी चीज़ें यह भी तो एक मिश्र धातु ही हैं, याद रख लेना। केवल फ्री स्टेट में मात्र एक ही धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, कॉपर। याद रखिए कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, यह सब है ना, बहुत सारे हैं। और पूछ लिया जाता है ऑप्शन में आपके जनरली कॉपर ही रहते हैं। देखिए धातु में अन्य धातुओं अथवा अधातुओं की उचित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुण धर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु 2 या अधिक धातुओं या अधातु का समांगी मिश्रण होता है। इस तरह लिख सकते हैं। मिश्र धातु में वे धातुएँ होती हैं जो 2 या 2 से अधिक धातु का विषमांगी या फिर समांगी मिश्रण होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए मिश्र धातु में जैसे हमने बताया पीतल हो गया, अभी बताया पीतल को ही ब्रास कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? ब्रास कहते हैं पीतल को, ब्रास कहते हैं। और काँसा, काँसा आपको पता है भई काँसा मतलब वही हमने बताया जो। और सोल्डर, सोल्डर मतलब समझ रहे हो? जो चीज़ें आप देखते हो ना कि सोल्डरिंग करना मतलब जो देखते हो कि जो आपके जो बिजली वाले वो होते हैं बोर्ड होते हैं ना, उसमें जितने भी बिजली बोर्ड लगे होते हैं, सब सोल्डर कहे किए गए होते हैं। वो सोल्डर का मतलब बेटा वो टाँका का बना होता है। मतलब कि आपका उसमें जिंक होगा और प्लस जिंक के बाद कॉपर होगा और अनेक मेटल होते हैं। स्टेनलेस स्टील कहिए या फिर जर्मन सिल्वर कहिए। जर्मन सिल्वर जो होता है वो कॉपर प्लस जिंक और प्लस निकिल से मिलके बना होता है बेटा। जर्मन सिल्वर हो गया। जैसे बैकेलाइट कह लीजिए। बैकेलाइट मतलब समझ रहे हैं? जो आपका प्लास्टिक वाला चीज़ है, वो बैकेलाइट, वो तो प्लास्टिक में आ जाएगा, उसका छोड़िए। वो भी लेकिन मिश्र ही होता है बेटा। आगे देखिए, मिश्र धातुओं के विशिष्ट गुण क्या हैं? मिश्र धातुएँ प्रायः मूल धातु से कठोर होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे धातु मिलके बनाया गया होता है। समझ गया कि नहीं? तो उस वजह से वो थोड़ा कठोर हो जाता है। जैसे सोना, सोना बहुत मुलायम धातु है भाई, उसे ताना जा सकता है। शुद्ध सोने से कोई सामान बनता ही नहीं है, इतना याद रखना। शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जा सकता। देखो उसमें थोड़े से कॉपर मिला दिए जाते हैं, थोड़े से जिंक मिला दिए जाते हैं। जनरली ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर ही मिलते हैं, ये पहला गुण हो गया।
ठीक है? मिश्र धातु का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होता है, याद रखना बेटा। जैसे कि आप देखते हो खुले में केवल आप जाकर वह रख दो, क्या नाम है, एक छड़ रख दो लोहे की, तो वह देखेंगे कि कुछ दिन बाद वह क्षरण हो जाएगा, उसमें मॉइस्चर लग जाएँगे, उसमें कुछ चीज़ें मतलब चूरन के रूप में गिरने लगती है। उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे क्षरण कहते हैं, उसे जंग कहते हैं, जंग। जिसे कि हम कह लीजिए कि उसमें क्या बोलते हैं, जो बाहर की तरफ लग जाता है, उसे मॉइस्चर के कारण वो पूरा का पूरा उसको पपड़ी पड़ जाते हैं, वो गिरने लगते हैं अपने आप झर-झर कर। तो थोड़ा-सा भी उठाओगे गिरने लगेंगे। तो वह चीज़ें क्या हैं हमारा, एक तरह से क्रोमियम हो गया, उसमें जंग लगा होता है, जिसे हम क्या एक नाम से और जानते हैं, कोरोजन कहते हैं ना, कोरोजन के नाम से भी जानते हैं उसे। तो याद रखना जंग से मतलब कि लोहे की जो छड़ होती है जंग से बचाने के लिए उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, एल्यूमीनियम का जिंक का कोटिंग कर देते हैं, इस तरह से उस पे पेंट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपनाते हैं जिससे कि वह जंग ना लगे। मिश्र धातुओं का रासायनिक यौगिकों द्वारा क्षरण नहीं होता है, ये बात भी सही है भाई। उनके गुण जो होते हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं, जैसे सोल्डर का गलनांक सीसा तथा टीन के गलनांक से कम होता है। अब दोनों मिला दिए तो गलनांक बढ़ गया भाई। जैसे आपको पता है फ्यूज तार जो होते हैं किसके बनाए जाते हैं, वो टीन के बनाए जाते हैं, टीन के बनाए जाते हैं ना, या फिर एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम फ्यूज़ तार कॉपर का बना देंगे तो बहुत तेज़ लाइट आएगा, हो सकता है गले ही ना, उसकी गलनांक थोड़े से मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमें कम गलनांक वाला चाहिए कि तुरंत का तुरंत गल जाए, पहली बात है, और उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो। तो इस वजह से एल्युमिनियम का और प्लस कर लीजिए कि वैसे एल्युमिनियम का ही जनरली लगाते हैं फ्यूज़ तार घर में। आइए नेक्स्ट, देखिए भाई मेंडलीव जी आ गए। अब आपको पता है मैं आपको 3-4 चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना पहले। कोई भी आवर्त सारणी बनने से पहले, आवर्त सारणी हमारा आवर्त सारणी एक ही है भाई एलिमेंट वाला। आवर्त सारणी बनने से पहले मैं इसका बहुत डिटेल पढ़ाऊँगा भाई, केवीएस और सुपर टेट दोनों में ये चीज़ें हैं। तो मैं बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत जल्द कल या परसों तक आपको सूचना मिल जाएगा कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं। है ना? एक ही चलता है बस, सुबह आता है रोज़ सुबह 7 बजे, उसे आप देखते ही नहीं होंगे अभी। तो फिलहाल में जब पेपर दे लीजिएगा ना तो प्लेलिस्ट में हमने सजा रखा है सुपर टेट के, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है? चलिए मेंडलीव देखिए 4 मतलब कि बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं जो कि अपने-अपने मत देते हैं कि आवर्त सारणी के रूप में यह है, वह है, बहुत सारी चीज़ कहते हैं। लेकिन उस क्रम में हमको 4 याद रखना है, 4 लोग को। चारों लोग क्रम से आते हैं। एक पहला जो होता है वो आता है 1829 में, जिसका नाम है डोबराइनर। डोबराइनर या त्रिक नियम देते हैं, त्रिक नियम। इनका कहना होता है हर बीच वाला एलिमेंट जो होता है अपने साइड-साइड के 2 एलिमेंट का क्या होता है एवरेज होता है, उसका एटॉमिक वेट। इन्होंने यह कहा था। ठीक है? जैसे इन्होंने ले लिया एक ले लिया इन्होंने लिथियम, एक इन्होंने ले लिया 19 नंबर वाले एलिमेंट को, जैसे लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 का दुगुना कर दीजिए 6 हो गया एटॉमिक वेट। और बीच वाले का मतलब एक 19 नंबर वाला एलिमेंट ले लिया इन्होंने। 19 नंबर वाला कौन आएगा एलिमेंट, आप काउंट करो। कैल्शियम आएगा क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम आएगा, के आएगा। तो 19 का दुगुना करो 38, तो 38 और 6 को इन्होंने ऐड कर दिया, कितना हो गया 44 हो गया। इस 44 को 2 से भाग लगा दिया, आ गया 22। अब 22 किसका होता है एटॉमिक वेट, सोडियम का होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा जो लिथियम है और जो पोटेशियम है, तो इसके बीच में जो एवरेज वाला आएगा इन दोनों का सोडियम आएगा। तो इस तरह से इनका ज़्यादा ये चला नहीं प्रोसेस, मात्र 9 तक गए थे, फिर उसके बाद इनका कहानी फिनिश हो गया। डोबराइनर त्रिक नियम खत्म हो गया। तो डोबराइनर त्रिक, एक डोबराइनर साहब थे जिन्होंने त्रिक नियम दिया था, कब दिया था 1829 में। बस इतने इनके बारे में याद रखना है। अब इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं आपके कह लीजिए कि न्यूलैंड आते हैं, न्यूजीलैंड नहीं भाई, न्यूलैंड जल्दी-जल्दी में न्यूजीलैंड निकल जाता है, न्यूलैंड याद रखना। न्यूलैंड आए, वो आए 1863 ईस्वी में। कब आए? 1863 ईस्वी में आते हैं। ये 1863 ईस्वी में जब आते हैं बेटा, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। इसे कहा जाता है कि कह लीजिए कि ऑक्टोपस का नियम। क्या कहते हैं? ऑक्टोपस का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। कब दिया था? 1863 में दिया था। ये सारेगामापाधानी जो होता है ना, तो इस प्रकार से इन्होंने सजाया। तो इन्होंने पूरे के पूरे 56 एलिमेंट को खोजा। 56 एलिमेंट को खोजा और बोला कि बस इससे ज़्यादा एलिमेंट मिलेंगे नहीं, न्यूलैंड ने सबसे बड़ा घटिया काम कर दिया भाई ये तो। तो इस तरह से 1863 में 56 एलिमेंट को खोजा जब इन्होंने, तो बोला इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं मिल सकते। तो वह पूरा के पूरे रूप से फ्लॉप हो गए बाद में। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोग ने कटाक्ष किया, भाई ये क्या बोल दिया आपने? ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है कि लाइफ एक जगह एग्जिस्ट हो जाए, इसके बाद कोई चीज़ें बदलाव ना हो। तो ये चीज़ें इनकी रॉन्ग थी। तो बाद में इन्होंने कहा कि सारेगामापाधानी के हिसाब से 56 एलिमेंट, इनका पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन और लास्ट वाला था यूरेनियम। ठीक है? इस प्रकार से इन्होंने खोजा था। तो उसको सजाया जब ना, तो उन्होंने जो पहला सारेगामा देखोगे तो लास्ट वाला 8वां एलिमेंट का गुण जो है, पूरा का पूरा पहले एलिमेंट जैसा इन्होंने बताया। इस प्रकार से इन्हें 56 तक गए, फिर इसके बाद ये भी फ्लॉप हो गए। इनका भी कहानी खत्म हो गया। बहुत सारी कमियाँ थी। उसके बाद आ जाते हैं मेंडलीव।
जो मेंडलीव, वही मेंडलीव जिसको कहा जाता है कि जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके बारे में जानिए अब। ये आते हैं 1869 में। ये देखते हैं भाई ये क्या बोल रहा है, तो न्यूलैंड क्या-क्या बके जा रहे हैं भाई। तो 1869 ईस्वी में आते हैं, बस इनके अंदर एक ही कमी ये थी कि अब जो तत्वों को ना परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाए थे। अगर परमाणु क्रमांक के हिसाब से सजाए होते तो यह सबसे महान, इसके बाद मोजले आते ही नहीं, आधुनिक पीरियाडिक टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जब ये आते हैं 1869 में, तो इनका कहना होता है जो पीरियाडिक टेबल है ना भाई, वो उसमें एलिमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है अनंत काल तक। मतलब कि जब तक यह पर्यावरण रहेगा, जब तक इन्वायरमेंट रहेगा, जब तक मनुष्य रहेगा, इसमें बहुत सारे तत्व खोजे जाएंगे। आज देखिए 118 हो गए। तो इनके समय में इन्होंने कितने एलिमेंट खोजे थे, तो याद रखना 63 एलिमेंट को इन्होंने खोजा था। 63 एलिमेंट याद रखना। 63 एलिमेंट में पहला हाइड्रोजन था इनका भी, और लास्ट वाला थोरियम था। लास्ट वाला क्या था? थोरियम। थोरियम नहीं बेटा, एक मिनट, हमने क्या बोल दिया, हाँ थोरियम था। थोरियम उसका था भाई, उल्टा हो गया, देखना वो न्यूलैंड वाले में थोरियम था, इसमें यूरेनियम था, सॉरी, इसमें यूरेनियम था। 92 होता है इसका पीरियोडिक एटॉमिक नंबर, ठीक है, याद रखना। ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, और हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक का है। तो यह इन्होंने 63 एलिमेंट को खोजा, और बाद में यह बोला भी कि अनंत काल तक इसमें एलिमेंट आते रहेंगे। कुछ के बारे में जगह भी छोड़ा, अक्रिय गैसों के लिए जगह छोड़ा। इनके समय पीरियोडिक टेबल में वर्ग यानी कि ग्रुप की संख्या कितनी थी, याद रखना 8 ग्रुप थे, और आवर्त कितने थे, 7 थे। आपको हमने बहुत बार बताया है, इस बात को याद रखना। फिर आते हैं मोजले। मोजले आते हैं 1913 में। ये कहते हैं भाई साहब ये क्या करके चले गए मेंडलीव। मेंडलीव तो बहुत हमारे गुरु हैं भाई, सच में उनके गुरु होते हैं। वो आते हैं मोजले। मोजले कहते हैं आपकी सबसे बड़ी कमी तो यही है, अगर इसको सही कर लो तो आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उसमें सिर्फ आप एक ही कमी कर रहे हो कि जितने भी, मतलब मेंडलीव जो कमी कर रहे थे, उसमें ये कमी कर रहे थे कि कुछ जो कम एटॉमिक वेट वाले नंबर थे, कम एटॉमिक वेट वाले जो एलिमेंट थे ना, उसको वो पहले मतलब बाद में रखते थे, और ज़्यादा एटॉमिक वेट वाले को पहले रख देते थे। इस वजह भाई जो बड़ा होगा वो पहले बाद में ना आएगा, और जो छोटा होगा उसको पहले आना चाहिए। और कभी कभी यह कर दिए कि दो समान गुण वाले को उन्होंने दूर दूर रख दिया, और दो असमान गुण वाले को पास पास रख दिया। तो इस तरह से यह भी गलत कर दिया इन्होंने। तो इन सब चीज़ों को बस सुधारने का एक ही फंडा था कि अगर वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से सजाए होते ना, तो सही हो गया होता सब कुछ। बस यही मोजले कर देते हैं। मोजले कहते हैं अरे बाबा, मतलब कि एक तरह से इनके सर होते हैं या, तो कहते हैं अरे सर जी, बस आप एक काम कर लो। क्या कर लो? जो आपने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया है ना, बहुत परफेक्ट है। इसके इसके सिवा कोई पीरियोडिक टेबल, मतलब इससे अच्छा पीरियोडिक टेबल कोई बना ही नहीं सकता। इस वजह से आप तो यह ले ही लो कि आप फादर हो गए पीरियोडिक टेबल के। लेकिन आप एक सुधार लो गलती, कि आप जो एटॉमिक वेट के हिसाब से सजाए हो ना, उसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजा दो। बस पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा सज गया बेटा। इस प्रकार से 1913 में मोजले ने आधुनिक पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। समझ में आ गया? अब बताओ, कोई इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इतना दिमाग में रख लेना है। इनकी कमियों के बारे में हमने बता दिया, सबके बारे में। बताओ एक लाइन में हमने सब, मतलब कि एक सुर में सबके बारे में बता दिया। अब चाहे वो मतलब कि आपके एक तरह से पूछे, चाहे त्रिक नियम पूछे, चाहे अष्टक नियम पूछे, चाहे वो न्यूलैंड के बारे में पूछे, चाहे मेंडलीव के बारे में पूछे, सब आप बता ले जाओगे। बताओ, अब कोई दुविधा तो नहीं होनी चाहिए। चलिए आ जाइए भाई, बताओ भाई। बस यही सब लिख के चले आना बेटा, कोई ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, एक चीज़ और हमने बताया, जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपके आवर्त कितने थे पीरियोडिक टेबल में, जब मेंडलीव ने खोजा था, तो कितने आवर्त थे भाई? 7 आवर्त थे। आज भी 7 ही आवर्त हैं। और उस समय जब मेंडलीव ने खोजा, तब बनाया था पीरियोडिक टेबल 1869 में, तो उस समय ग्रुप कितने थे? 8 थे। लेकिन आज ग्रुपों की संख्या 18 हो गई है। उस समय 63 एलिमेंट थे बेटा, लेकिन आज एलिमेंट की संख्या 118 है। पूरा का पूरा एग्जिस्ट करता है। 118 में से 92, सॉरी 91 क्या है बेटा? 91 याद रखना, सॉरी 92 तो नेचुरल हैं, 92 नेचुरल हैं, और बाकी बचे जो जितने, वह कितने बच गए? आप देख लो, 8 उधर, और मतलब कि समझ लो कि 92, 8 इधर हो गए, 18 उधर हो गए, 18 2 20, और 26 एलिमेंट जो हैं कि मैन मेड हैं। ये चीज़ याद रखना। और 91 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपके मेटल हैं। 91 एलिमेंट मेटल हैं, और जिसमें से अगर 7 कहें तो मेटलॉयड हैं। 91 और 7 108 हो गया, बचे 20 एलिमेंट। 20, सॉरी यह 98 हो गया। और 20 एलिमेंट जो बचे वो आपका क्या है? गैसियस स्टेट में बेटा, याद रखना गैसियस स्टेट में है। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, नॉन मेटल कैटेगरी में आती हैं 20, और मेटलॉयड 7, और मेटल 91। बहुत बार पूछी जाती है, बहुत सारे फैक्ट है बेटा। जब मैं पढ़ाऊंगा ना सुपर टेट और केवीएस के लिए, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, ये चीज़ें। चलिए आ जाते हैं। देखिए इसको पढ़ लीजिए। अच्छा, तो यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की समान लक्षण हमने बता रखा था आपको ना,
ये चीज़ें बताया हमने। एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण जैसे कि संयोजकता, विद्युत धनात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता आदि समानता होती है, लेकिन ये अलग-अलग रख दिए थे बेटा। इसमें भी भिन्नता कर दिए थे। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में इन्होंने सजाया था। यह सबसे बड़ी गलती थी इनकी। बाद में मोज़ले आते हैं, कहते हैं नहीं बचवा इसको हटाओ और परमाणु क्रमांक के हिसाब से सजाओ, तो उस परमाणु क्रमांक के हिसाब से सजा देते हैं। प्रत्येक आवर्त में बाएँ से दाएँ चलने पर तत्वों की ऋण वैद्युत संयोजकता कम होती है। बिल्कुल भी यह सही बात था बेटा, धन विद्युत संयोजकता बढ़ जाती है। ठीक है ना? ऋण विद्युत संयोजकता क्या होती है? घट जाती है और धन विद्युत संयोजकता बढ़ जाती है। ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में बेटा याद रखना हमेशा और हमेशा ऊपर से नीचे जब हम आते हैं वर्ग में ना, तो देखते हो पहले क्या होता है हाइड्रोजन होता है, हम केवल फर्स्ट एस ब्लॉक की बात कर लेते हैं अगर, फर्स्ट एस ब्लॉक की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर रुबिडियम होता है। फिर उसके बाद सीजियम होता है, फिर फ्रांसियम होता है। ये होता है ना फर्स्ट एस ब्लॉक में, जिसे हम क्या कहते हैं अल्काइल मेटल यानी कि क्षारीय धातु कहते हैं। फिर एस2 ब्लॉक को हम कहते हैं उसके जस्ट बगल वाला जो होता है, जो एक तरह से बेरिलियम से स्टार्ट होता है ना? मैग्नीशियम उसके नीचे होता है, फिर उसके बाद कैल्शियम होता है, इस तरह से क्रम से एस2 होता है। तो उसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, इसे कहते हैं क्षारीय धातु। अब देखिए जब ऊपर से आप नीचे आते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन धातु नहीं होता है, हाइड्रोजन धातु होता है। मात्र वह एक तरह से कह लीजिए कि फर्स्ट एस ब्लॉक की तरह मेटल की तरह बिहेव करता है, इसको इसमें सजा दिया गया। तो ये मेटल है पूरे के पूरे, याद रखना है। अब देखिए लिथियम का जो बेटा वह होगा, मतलब कि इसका ऑर्बिट होगा ना, वो छोटा होगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इस बेसिस में 2 ऑर्बिट बनेंगे इस तरह से। सोडियम का कितना होगा बेटा? 3 ऑर्बिट बनेंगे, आप बना के देख लेना, 3 ऑर्बिट बनेंगे। इसके बाद पोटेशियम का 4 ऑर्बिट बनेगा, 1 2 3 4 बनेगा। इस तरह इसका 5 बनेगा, इसका 6 बनेगा, इसका 7 बनेगा। आप देख रहे हो ऑर्बिट की संख्या बढ़ रही है, कक्षकों की संख्या, जिसे सेल बोलते हैं। कक्षक यानी कि सेल यानी कि ऑर्बिट बेटा, और उपकक्षक का मतलब कि सब सेल यानी कि सब ऑर्बिट। तो यानी कि अब देख रहे हो कक्षकों की संख्या बढ़ रही है, तो याद रखना ऊपर से नीचे आने पर कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, यानी ऑर्बिट बढ़ेगा और उनका रेडियस भी बढ़ेगा। भाई कक्षक बढ़ेगा तो बाह्य इलेक्ट्रॉन जो होगा वह कम मजबूती से बंधा होगा न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस बीच में होता है। जो न्यूक्लियस से जितने दूर होगा वो उतने ज़्यादा शरारत करेगा और उतने ही जल्दी निकल सकता है। याद रखना बेटा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं और आपको हमने कॉन्सेप्ट दिया है बहुत अच्छे से, मैं इसको समझाऊंगा। ये सब सारे के सारे डाउट आपके ना मैं अब बहुत जल्द क्लियर करूंगा। देखना बोर्ड पे आ रहा हूँ ना केवीएस और सुपर टेट के लिए, तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाने दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन लड़ाऊंगा। इतना समझ लेना 120 नंबर मैं लड़ाऊंगा अपनी ही वीडियो से, सारे के सारे लेक्चर्स 120 नंबर, और बाकी आप देख लेना, थोड़ा बहुत मेहनत कर लोगे तो 140 150, मतलब 150 नंबर का है, 130 तक आप पा सकते हो। आवर्त तथा वर्ग से क्या समझते हैं भाई? वर्ग का मतलब कि जो सीधा होता है ऊर्ध्वाधर होता है, हमने बताया वर्टिकल, वर्टिकल कॉलम जो होते हैं वर्ग होते हैं, वर्टिकल कॉलम ये वाला। कितने हैं इस समय? 18 हैं बेटा, याद रखना है ना। जो 18वां समूह होता है उसे अक्री गैस कहते हैं, जो 17वां होता है उसे हैलोजन कहते हैं, जो 16वां होता है उसे चैलोजन कहते हैं बेटा। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद आवर्त जो होता है बेटा, आवर्त इस प्रकार से होता है ना। 7 आवर्त होते हैं। पहले आवर्त में दो एलिमेंट हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट हैं। कल बताया था, सबको याद होगा। चौथे और पाँचवें में कितने हैं? 18 हैं। और छठवें में कितने हैं भाई? 32 हैं। और सातवां इनकम्प्लीट है, याद रख लेना भाई। ठीक है, तो आवर्त कैसे होंगे? क्षैतिज होंगे, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल होंगे। हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो वर्ग और आवर्त समझ में आ गया होगा, लिख लेना मेरे लाल। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं जाएगा, इतना समझ लेना। जितना वक्त दिया ना उतना अब बस पढ़ के जाओ। देखो इसमें फिर से पूछ लिया, मेंडलीव की आवर्त सारणी से लाभ क्या हुए, दोष क्या हुए? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आसानी से लिख सकते हो मेरे लाल, बस लिख लेना। दोष अगर पूछे, दोष में यह लिख लेना कि सबसे पहला दोष इनका यह था, यह परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से तत्वों को सजाए हुए थे। दूसरा दोष में लिख लेना, ये समान गुण वाले तत्वों को दूर दूर रख दिए थे और असमान गुण वाले को एक साथ रख दिए थे, दूसरा हो गया। तीसरा यह लिख देना कि मतलब कि जो द्रव्यमान संख्या कम, जो कम द्रव्यमान वाला संख्या था उसे बाद में रखे थे एलिमेंट को, और ज़्यादा द्रव्यमान वाले तत्व को एलिमेंट को पहले रख दिए थे। दूसरा यह लिख देना, मतलब तीसरा यह लिख देना। इसके बाद चौथा क्या लिख दोगे? चौथा यह लिख देना कि इन्होंने मतलब अक्री गैसों के लिए जगह नहीं छोड़ा था। एक यह भी लिख सकते हो, अक्री गैसों के लिए उन्होंने जगह नहीं छोड़ा था। ठीक है, यह लिख सकते हो। और बस ये 4-5 बहुत हैं। इसके बाद लाभ क्या हुए इनके? लाभ यह लिख देना कि इन्होंने सबसे पहले यह बोला था कि भविष्य में इलेक्ट्रॉन, मतलब भविष्य में तत्व खोजे जाएंगे। और दूसरा लिख देना, उन तत्वों के लिए वह उन्होंने जगह भी छोड़ा था। ठीक है, इस बात को लिख देना। एक तरह से तीसरा लिख देना, यह अपने आवर्त सारणी में हैलोजन ग्रुप वाले तत्व का जगह दिए थे।
ठीक है ना, ये बोले थे। इसके बाद पाँचवाँ ये लिख देना, मतलब नेक्स्ट जो आएगा चौथा ये लिख देना कि इन्होंने जो एलिमेंट खोजा हुआ था 63 एलिमेंट खोजे थे और इनके आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट कितने आवर्त थे बता देना। आवर्त की संख्या 7 थी और ग्रुप की संख्या 8 थी, इस तरह बता देना। ये मतलब गुण हो गए, बस 5-5 ठो लिख दोगे यार, वो पूरा का पूरा नंबर देगा। रटने की आवश्यकता नहीं है मेरे लाल, रटना नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए। बस यही चीज़ था, बताओ नहीं लिख दोगे? दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष के बारे में बताइए। देखिए, अगर आपसे पूछता है सबसे लघु आवर्त बता दीजिए, तो सबसे लघु आवर्त मैं इसी में बता देता हूँ। सबसे लघु आवर्त मेंडलीव की आवर्त सारणी में हो, चाहे आज के आधुनिक आवर्त सारणी में हो, मोजले वाले में। तो आप लिखोगे जो पहला है ना, वो लघु आवर्त है, उसमें केवल 2 एलिमेंट हैं। और दूसरा और तीसरा जो है ना, दूसरा और तीसरा है उसमें कितने एलिमेंट हैं? 8-8 हैं। चौथा और पाँचवाँ जो है ना, उसमें 18-18 एलिमेंट हैं और जो छठा है ना, उसमें 32 हैं और जो सातवाँ है ना, जो सातवाँ है वो इनकम्प्लीट है। तो आप सातवां मत लगा के चले आना दीर्घ है, इसमें बहुत सारे खोजे जा चुक सकते हैं, नहीं। आपको अगर पूछता है लघु आवर्त बता दो, तो पहला आवर्त बता दोगे। अगर बोलेगा दीर्घ आवर्त बता दो, तो छठा आवर्त बता दोगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट है। बस समझ में आया कि नहीं? बताओ जनाब। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो बस कुछ भी नहीं करना यार आपको। आपको पता है कि चक्रण भी मतलब कि जो आपके एटम वो क्या बोलते हैं उसको हम अ, मतलब कि जो एलिमेंट होते हैं, स्पिन होता है, स्पिन चक्रण वाले होते हैं, नंबर है ना कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं ना। हम आपको तीनों चीज़ बता देते हैं। देखिए 3 साइंटिस्ट के बारे में आपको हमेशा याद रखना है। एक है हुंड, एक है हुंड भाई साहब, और एक है बेटा आपके आबबाऊ। आबबाऊ, पहले इन दोनों को याद कर लो। आबबाऊ, एक का नाम थोड़ा या दिमाग से उतर गया, देखो अभी का भी याद था यार, दिमाग से उतर गया। देखो हुंड ने बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वह किस किस प्रकार से भरे जाएंगे। देखिए अगर पहला एक के है, मतलब कि सेल आपका के है, तो के में पहले हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, दूसरा एंटी क्लॉक होगा। अगर दूसरा के बाद एल आता है, दूसरा कक्षक आता है, तो एल में 3 कक्षक होते हैं, मतलब 3 ऑर्बिट होते हैं। 3 ऑर्बिट में अगर मान लीजिए हमारे पास कितने एलिमेंट भरे जाएंगे? 3 ऑर्बिट में 6 ऑर्बिट, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्लॉकवाइज वाला भर दीजिए, पहले क्लॉकवाइज वाला भर दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन अगर अधिक है ना, तब इस प्रकार से भरिए। देखिए इस प्रकार से भरना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन न रहकर आपके पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप इस प्रकार से कभी नहीं भरना है। या भाई 4 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है मात्र, और आपको भरना है के दूसरे कक्षक में, तो 3 खाना होता है, तो पहले आप ऐसे भर दिए, फिर ऐसे भर दिए, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज भर दिए, और एक बेचारा पूरा का पूरा खाली रह जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं भरना है आपको। आपको कैसे भरना है? अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, आपको के सेल में भरना है, तो के सेल में 3 कक्षक होते हैं, आपको पता है 1, 2, 3 हुंड के नियम के अनुसार। सबसे पहले आप क्या करोगे? सब में क्लॉकवाइज भरोगे, सब में क्लॉकवाइज। अब एक्स्ट्रा बचा तब एंटी क्लॉकवाइज भरना शुरू करोगे। ये चीज़ें यह हुंड ने बताया था। और आबाउ ने क्या बताया था? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको करना इन्होंने बताया था, एसपीडीएफ में तोड़ना। एसपीडीएफ में तोड़ना कैसे तोड़ा जाता है, ये किसने बताया था? आबाउ ने बताया था। समझ में आया ना? बस आगे चलो। हाँ देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष भैया बहुत बार बताया गया आपको, लिख देना। हाइड्रोजन का स्थान नहीं कभी ये प्रूव कर पाए थे कि हाइड्रोजन का स्थान कहाँ थे, ये भी एक इनका भैया दोष है। यह कहाँ ला के रख दिए थे उसे, आज भी उसी जगह पड़ा है बेचारा, है ना। हाइड्रोजन अभी तक आज भी सभी लोग कन्फ्यूजन है हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का तत्व है, पूरे यूनिवर्स का सबसे हल्का तत्व है, इतना समझ लीजिए। समझ गए? तत्व की बात किया जा रहा है भाई, समझ रहे हो ना? तत्व की मतलब गैस की, मतलब गैस भी कह लोगे तब भी सबसे हल्का होगा, और तत्व कह लोगे तब भी सबसे हल्का तत्व वो माना जाएगा। लेकिन हमने कभी मेटल की बात नहीं किया सबसे हल्का। सबसे हल्के मेटल में लिथियम आ जाता है, इस बात को याद रखना। और सबसे भारी मेटल में ऑस्मियम आ जाता है, याद रख लेना भाई। सब में अलग अलग है। धातु में कौन सबसे हल्का, कौन सबसे भारी, अधातु में कौन सबसे हल्का, कौन सबसे भारी, पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सबसे हल्का, सबसे कौन भारी, है ना। समझ रहे हो कि नहीं? ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। अर्थ पे सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? अर्थ पे पूछा गया है, इन्वायरमेंट में नहीं पूछा गया कि नाइट्रोजन लगा के चले आओ। अर्थ पे पूछा गया है तो क्या लगाओगे? ऑक्सीजन लगाओगे। लेकिन सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा नॉन मेटल मतलब सबसे ज़्यादा मेटलॉइड कौन सा पाया जाता है, यानी उपधातु? तो बताओगे जर्मेनियम। लाला पूरे अच्छे तरीके से याद कर लो, नहीं तो भूलोगे तो फिर भटक जाओगे। अब कहानी इतना ज़्यादा बिजोड़ बेटा, या जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा ना, तब तक आप उलझे उलझे से रहोगे हमेशा इस सब में। आ जाओ, मैं क्लियर करने आ रहा हूँ बहुत जल्द। रोज़ सुबह देखना ना भूलना, मतलब कि अभी सुबह नहीं रोज़ सुबह 7 बजे एक वीडियो आती है, उसको देखना तो भूलेंगे नहीं आप सभी। और प्लस केवीएस और उसके भी क्या नाम है आपके सुपर टेट के लिए, साइंस के लिए बहुत जल्द अनाउंसमेंट करेंगे। शायद आज हो भी गया होगा, सुबह सुबह आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेटा हाइड्रोजन का स्थान कभी फिक्स नहीं हुआ, यह सबसे बड़ा दोष था, क्योंकि उसको मेटल के साथ रख दिया गया। वो था क्या? वो था बेटा नॉन मेटल।
ठीक है, क्षारीय धातु के साथ रख दिया गया फर्स्ट एस ब्लॉक में। नेक्स्ट असमान तत्वों के को एक साथ रखा गया था, हमने बता दिया था पहले। असमान जो तत्व थे उन्हें एक साथ रख दिया गया था, और जो समान गुण वाले थे उनको दूर दूर रखा गया था भाई। देखो ये भी चीजें हैं ना, हमने दोनों चीज बताया है कि नहीं। देख लिए ये सब इनके दोष है बेटा। दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान इनका फिक्स नहीं था बेटा। 14 दुर्लभ मृदा तत्वों को आवर्त सारणी में उपयुक्त स्थान ही नहीं दिए थे यार। समझ रहे हो कि नहीं। इसके बाद समस्थानिक का स्थान नहीं दिया था इन्होंने। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समस्थानिक को कहते हैं आइसोटोप्स बेटा। आइसोटोप्स कहते हैं समस्थानिक का मतलब ऐसे एलिमेंट जिसके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें कहते हैं समस्थानिक। और समभारिक का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जिसके परमाणु भार बराबर होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। अगर मैं मान लूँ कि भाई देख लीजिए, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे हाइड्रो, जैसे मान लेता हूँ, मान लीजिए कोई एलिमेंट मान लिया हमने कैल्शियम, कुछ भी मान लो भाई। कैल्शियम का कितना होता है? अब देख लो भाई मेरे लाल, मान लेते हैं हम कुछ, इसका मान लीजिए कि यहाँ पर 20 है, कुछ भी मान लेते हैं भाई। देखना, नहीं भाई सही मान लो, नहीं तो आप सभी लोग कहोगे क्या मान रहे हो सर जी। मैंने मान लिया, मान लीजिए क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका एटॉमिक वेट होता है 35। ठीक है, हमने मान लिया। अगर आपसे पूछा इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता दो, तो याद रखना जो परमाणु क्रमांक है ना, उसको हम किससे दिखाते हैं बेटा? ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सॉरी, जेड से दिखाते हैं। परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं। जेड बराबर प्रोटॉन बराबर बेटा, प्रोटॉन के बराबर न्यूट्रॉन, याद रखना। सॉरी, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन बेटा, प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन, याद रख लेना। बराबर क्या हो जाएगा? जो ये 17 है ना, वह हो जाएगा। ये चीज़ें दिमाग में घुसेड़ लेना मेरे लाल। अब पूछा जाता है न्यूट्रॉन बताओ। न्यूट्रॉन बराबर क्या करोगे? जो ये 35 देख रहे हो ना, इसे कहते हैं ए, एटॉमिक वेट कहते हैं। तो ए माइनस परमाणु क्रमांक कर लो, या फिर ए माइनस बेटा प्रोटॉन संख्या कर लो। समझ गए कि नहीं? तब भी निकल जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन संख्या हम इस वजह से नहीं करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब प्लस माइनस ऊपर रख जाता है तो बदल जाता है। इस वजह से हम ए माइनस जेड करते हैं, अब ए माइनस पी करते हैं। तो क्या आ जाता है? एन आ जाता है, स्मॉल एन, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या। समझ में आया? भर देना भाई, एक प्रश्न जरूर आएगा इससे। नेक्स्ट आ जाइए। अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रख दिए थे। यह भी हमने बताया था भाई आपको। यह भी तो दोष ही है। बताओ, हो जाएगा सारी चीजें? दोष वगैरह सब लिख लेंगे आप। बताइए भाई, ये सारे के सारे दोस्त थे बेटा। हमने पहले ही बता दिया था आपको, इसमें कुछ कोई त्रुटि नहीं है। अब आएगा तो हम आगे चलेंगे छोड़कर, ऐसा कुछ। ठीक है ना। देख लीजिए, ये सब सारी चीज़ें हमने बता दिया था। एक्टिनाइट तथा लेंथिनाइट तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखे थे। एक्टिनाइट, यह भी इनका दोष था, लिख लेना। एक्टिनाइट और लेंथिनाइट बेटा यह ब्लॉक के तत्व हैं, है ना। तो इन्होंने जब आवर्त सारणी से बाहर रख दिया था, उसको खोजा ही नहीं था मेंडलीव ने। ठीक है ना। मेंडलीव का आवर्त सारणी में वो दिखाया नहीं गया था क्योंकि वो खोजा ही नहीं गया था मेरे लाल। तो याद रखना, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, है ना। अस्पष्ट है, मतलब स्पष्ट नहीं, मतलब अस्पष्ट थी। याद रख लेना। 8वें समूह के तत्वों को तीन तीन समूहों में 3 ऊर्ध्वाधर कॉलम के रूप में रखा गया था। यह भी इनका दोष था। ये चीजें बताई गई थी दोष में। मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व क्या है? संक्रमण तत्व में ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे हम डी एसपीडी, डी ब्लॉक के एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था? चौथे, पांचवें, छठे आवर्त में इनके इनके पीरियोडिक टेबल में जो तब का था, याद रखना। आठवें आठ, या आठ लिखा है, आठ के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार मेंडलीव आवर्त सारणी में निम्नलिखित 90 संक्रमण तत्व थे, है ना। अब फिलहाल में देखोगे तो 90 संक्रमण तत्व हैं बेटा। मतलब फिलहाल में जो 40 हैं, संक्रमण तत्वों की संख्या बेटा कितनी है? 40 है। ये चीज़ दिमाग में रख लेना। ठीक है, ठीक है। देखिए, हाँ, यह लिखा हुआ है चौथा तत्व चौथा आवर्त बिल्कुल सही है। चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त और छठा आवर्त बेटा, और सातवां इनकम्प्लीट है। तो वह सब मिलाकर ना 90 संक्रमण तत्व हैं। यह बेटा किस में आ जाते हैं? जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, फिर इसके बाद रूडीनियम, रहेनियम, पैलेडियम, फिर इसके बाद ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम बेटा, ये सब के सब देख रहे हो ना। ये परमाणु क्रमांक भी याद कर लेना। ये सब के सब कितने हैं? 90 संक्रमण तत्व हैं अभी फिलहाल में भी। तो इसको याद रखना। आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, निकल का 28 होता है, रूटेनियम का बेटा, रूथेनियम है 44 होता है, रहेडियम का बेटा 45 होता है, पैलेडियम का 46 होता है, ऑस्मियम का 76। यह सबसे भारी तत्व है पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल में। सबसे भारी धातु है बेटा, तत्व नहीं। और इरिडियम का 77 होता है। आयोडीन नहीं भाई, आयोडीन का 53 होता है मेरे समझ से। प्रतिरूप तत्व किन्हें कहते हैं भाई? प्रतिरूप, यह थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के तत्व सोडियम में क्लोरीन, सोडियम से क्लोरीन तक, सोडियम से मतलब आवर्त के पूछ रहा है ना, तीसरा आवर्त। तीसरा आवर्त कौन हो सकता है बेटा? बताना जरा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। हाँ, तो तीसरा आवर्त क्या है? मतलब आवर्त मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए हम लिख रहे हैं ना, हम अपने ट्रिक्स याद कर रहे हैं इसको। ना मज अल सी पस कल, ये चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो यह एक तरह से ट्रिक है बेटा, है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, इस प्रकार से। इसके बाद
सिलिकॉन है, फिर इसके बाद फास्फोरस है, फिर उसके बाद सल्फर है, फिर क्लोरीन है बेटा, है ना? समझ रहे हो? क्लोरीन के बाद लास्ट में आपका क्या आ जाता है? क्लोरीन, नियॉन, इस तरह से चलता है। ठीक है? तो ये आपका क्या है? तीसरे आवर्त के तत्व हैं। कितने हैं तीसरे आवर्त में एलिमेंट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक लास्ट में अक्रिय गैस 8। हमने बताया था तीसरे और दूसरे वाले में 8-8 एलिमेंट हैं। हमने बताया था भाई, पहले में 2 हैं। तो ये चीज़ें 8 है ना? तो ये चीज़ पूछ रहा है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के तत्व सोडियम से क्लोरीन तक के सभी तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के उपवर्ग ए तथा बी के बीच सेतु यानी कि ब्रिज की भांति कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए वर्ग 1 का सोडियम तत्व और प्रतिरूप तत्व है, क्योंकि सोडियम प्रथम वर्ग के उपवर्ग ए व बी दोनों के तत्वों में से समानता रखता है। ठीक है, ये अब बताया जा रहा है, तो याद रखना। तो जो जो प्रतिरूप का मतलब क्या समझे आप? जो तीसरा आवर्त है वो प्रतिरूप एलिमेंट कहलाता है। बहुत ही बढ़िया भैया ये क्वेश्चन है, देख लो। हमको भी इसके बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन हमने देख लिया बेटा। इस वजह से हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकते फिलहाल में, तो याद रख लेना। तीसरा वर्ग जो तीसरा आवर्त है ना, वह हम इस ये क्वेश्चन को नए के रूप में हम पढ़ रहे हैं भाई, है ना? चलिए अगला चलिए। तो विद्युत ऋणात्मकता की आवर्तिता को विस्तार पूर्वक समझाइए। भाई विद्युत ऋणात्मकता के लिए देखिए भाई, इलेक्ट्रो ग्रेविटी पूछ रहा है। तो परमाणु द्वारा किसी सहसंयोजक यौगिक में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे मैं एक सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए HCl आप लिखे। HCl मतलब क्लोरीन का 17 होता है ना? क्लोरीन का जब 17 होता है तो 17 का मतलब क्या? जब इसे K-Mn में तोड़ेंगे तो 2, 8 और 7 होता है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक अष्टक पूरा करने के लिए? 1 चाहिए। मतलब इसकी संयोजकता 1 होनी चाहिए और हाइड्रोजन भी है। यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, हाइड्रोजन बेचारा लेके भी क्या करेगा? वो काम करता है, दे देता है क्लोरीन को। क्लोरीन अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इस वजह से क्लोरीन पर हमेशा और हमेशा 1 नेगेटिव रहता है और हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का धनी होता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है बेटा। बस इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नेगेटिविटी। याद रखना। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं सारी चीज़ें? बस ये चीज़ दिमाग में रख लेना। ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हो, है ना? C6H6 बना सकते हो, C6H6 बना सकते हो। इसमें जो बेंजीन होता है, यह एक तरह से एक तरह से कह लीजिए डबल बंध से जुड़ा होता है हाइड्रोजन के, और मतलब आपस में कार्बन टू कार्बन एक तरह से डबल बंध से और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता रहता है ना? इसका जो अगर C6H6 बेंजीन जो होता है, इसको मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ऐसे बनेगा, देखना। इस प्रकार से बनेगा। सी मतलब इसमें सी बना डबल बॉन्ड, फिर इधर एक सिंगल बॉन्ड, फिर सी का डबल बॉन्ड बेटा, फिर सी का एक सिंगल बॉन्ड, फिर सी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा ऐसे। समझ रहे हो ना? इस प्रकार से देखिए 3 बना और एक इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर इसके हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर इसके हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर इसके हाइड्रोजन आ जाएगा। अभी 2 और बनेगा, 4 हुआ ना सी। इसके बाद बेटा यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, सॉरी कार्बन आएगा, फिर यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड है। फिर इसके बाद देखना, रुक जाओ। उम, 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 चलो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा? सी आपका। देख रहे हो ना? रुक जाओ, रेडी ले लेते हैं यार। चलो, यहाँ पे सी आ गया एक, देखिए फिर यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ ऐसे, समझ रहे हो ना? इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको दिखी हुई मिल रही हैं। देखो एक सी, यहाँ से हाइड्रोजन एक, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन हो गया। और एक सी एक बार अपने से क्या बना रही है? डबल बॉन्ड भी बना रही है, एक बार सिंगल बॉन्ड भी बना रही है। डबल बॉन्ड भी, सिंगल सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड भी। इस प्रकार से आप देख रहे हो, इस पूरे में आप क्या देख पा रहे हो कि जो कार्बन है, हर कार्बन जो है वह डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यानी हाइड्रोजन क्या काम कर रहा है? जो सी हैं आपस में तो वो साझा कर रही हैं, लेकिन हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दे रहा है भाई अष्टक पूरा करने के लिए। समझ में आया क्या होता है भाई निगेटिविटी? तो इस प्रकार से आप इसको समझा सकते हैं सहसंयोजक बंध द्वारा। इसमें सहसंयोजक बंध भी आपको हमने समझा दिया क्या होता है। सहसंयोजक बंध हमेशा और हमेशा समझ लेना कि वह अपने समान तत्वों के साथ जुड़ा होता है। जैसे O2 हो गया, Cl2 हो गया, ये समान तत्व के साथ साझा करता है, अपने सहसंयोजक बंध बोलते हैं इसको। ठीक है? चलिए समझ में आ गया होगा। विद्युत ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों अलग-अलग गुण हैं। विद्युत ऋणात्मकता का संबंध अणुओं में परमाणुओं से है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता का संबंध विलग परमाणुओं से है। इसको हम समझा देते हैं। देखिए अगर मैं कह दूं कि विद्युत सहसंयोजकता क्या है, तो कहोगे समान अणुओं के बीच जो बंध बनता है, H2, Cl2,
O2, यह होता है विद्युत सहसंयोजकता। और विद्युत ऋणात्मकता मतलब जो देखते हो ना, जो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को, वह क्या कहलाता है बेटा? आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। इस बात को याद रखना, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत सहसंयोजकता दोनों अलग-अलग है। विद्युत सहसंयोजकता जो होता है समान अणुओं के बीच होता है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है जो असमान अणुओं के बीच होता है, जैसे कि HCl हो गया, जैसे बेंजीन हो गया, C6H6 हो गया। तो ये चीज़ें दिमाग में रख लेना, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आज चाहे जो हो जाए भाई, इसको आप देख लीजिए, पॉलिंग स्केल है भाई, इसको याद ही कर लो, रट लो, ठीक है ना? ये आपके किसी काम के नहीं है, बस डीएलएड के सिवा। इसको रटो, बंधन ऊर्जा कहते हैं यार इसको। देखिए, एक एक्स ए एक्स माइनस बी है, पॉलिंग ए और बी है ना, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर एक्स ए एक है, एक एक्स बी है, दोनों में अंतर निकाल दिया, तो ये रट लो, इसको रट लेना, देख लो बस, रट लेना भाई। मूलिकन मूलिकन स्केल क्या होता है देख लो, इसको भी देख लो मेरे लाल, हो सकता है आ जाए कि एक नंबर में। मुल्कन के अनुसार किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मान परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा के औसत के बराबर होता है। तो देख लो, विद्युत ऋणात्मकता इक्वल टू इसका हो गया विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा, और बटे 2 कर लो, तो उसके एवरेज के बराबर हो गया। फिर विद्युत ऋणात्मकता मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए, है ना? तो यहाँ पर EI मतलब कि इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा बटे 5.6 हो गया, है ना? इस तरह से आप देख सकते हो। बस यह पहला वाला जो है ना, उसको याद कर लो, बस पहला वाला। वह आपका क्या बता रहा है मूल्यांकन स्केल है, ये मूल्यांकन स्केल है। यह क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता है, यह क्या है? आयनन ऊर्जा है। दोनों के एवरेज ही क्या कहलाते हैं? मूल्यांकन स्केल कहलाते हैं, याद रख लेना बस। आ जाइए नेक्स्ट भाई, इसमें पूछ रहा है विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। भाई विद्युत ऋणात्मकता को क्या क्या प्रभावित कर सकता है बताओ? जब इलेक्ट्रॉन की आकार, भाई इलेक्ट्रॉन कितना बड़ा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने मतलब कि आपके प्रोटॉन हैं, या चीज़ें उसको प्रभावित कर सकती हैं। आंतरिक कोषों का आवरणीय प्रभाव, मतलब कि जाहिर सी बात है भाई, आपको पता है कि कितने न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में भाई प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इसकी संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, आपको पता होना चाहिए बाहर, है ना? तो ये चीज़ें प्रभावित करती हैं इसको। परमाणु का आकार, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये सब किसको प्रभावित करती हैं? किसको प्रभावित करती हैं? विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करती हैं। चलिए, तो 2-3 चीज़ याद रख लेना, डायरेक्ट लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। भाई देख लो, विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तिता क्या होता है? आवर्त में, किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं आप जाते हो ना, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है, याद रख लेना। और त्रिज्या भी घटती है। जब आप, हमने बताया त्रिज्या कब बढ़ती है? जब आप ऊपर से नीचे आते हो, त्रिज्या बढ़ जाती है ना? और एक तरह से कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन भागने का जो स्पीड होता है ना, वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि नाभिक से जैसे जैसे दूर जाता है बढ़ता रहता है, ठीक है ना? और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घट जाती है ऊपर से नीचे आते समय, ठीक है ना? लेकिन बाएं से दाएं जाते समय आवर्त में क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, आवर्त क्या होगा? मतलब आवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या घट जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की जो बंधुता होगी, वह क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा बेटा? वह बढ़ जाएगा, याद रखना। ऊपर से नीचे आते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है? वर्ग में क्या होता है? ये उल्टा हो जाता है, विद्युत ऋणात्मकता की घट गया और परमाणु त्रिज्या बढ़ गया, वही चीज़ हमने बताया आपको, ठीक है ना? ये चीज़ें अपने से आप लिख सकते हैं। देखिए, बंध की प्रकृति हमने बताया, बंध की प्रकृति क्या होगा? ऊपर से नीचे आते समय घट जाएगी, याद रखना। बंध यानी कि आकर्षण क्षमता इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि दूर हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन ना, इस वजह से घट जाता है। और बाएं से दाएं जाते समय आवर्त में क्या होगा? बढ़ जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटने लगता है, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। और वर्ग में हमेशा घटेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। बेटा इसको 2-3 बार वीडियो को देख लेना, नहीं समझ में आया तो पढ़ लेना ऐसे कैसे। देखिए, बंध का स्थायित्व, इसको बस पढ़ लेना आप। देखिए, बंध के स्थायित्व का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे आवर्त पे ग्रुप में? बहुत कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व और बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व, बहुत अधिक और बहुत कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व यानी अधातु से मिलकर बना यौगिक अधिक अस्थायी हो जाता है। जैसे NaCl, NaCl देख लो, Na में देखोगे और Cl में देखोगे, यह क्या है? यह एक प्रकार से बेटा क्या है? HCl और प्लस एक तरह से कह लीजिए कि NaOH, मतलब कि क्षारी, और मतलब प्रबल क्षारी और प्रबल अम्लीय धातु से, मतलब इनसे मिलकर, एलिमेंट से मिलकर बना, क्या बना गया? आपका NaCl बन गया। इसे क्या कहते हैं? बंध का स्थायित्व, याद रख लेना। बस यही चीज पूछ रहा है आपका, है ना? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पढ़ लेना इसके बारे में, कुछ नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा हम आपको समझाते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा क्या है बेटा? अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट बेटा, यह कह लीजिए कि हमारे पूरे भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है हमारे भारत में कितने हर्ट्ज का है? 50 हर्ट्ज का है, याद रखना। जो दो सिंगल वे में नहीं चलती बेटा, दो वे में चलती है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में लेकर चलती है, इसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं,
ठीक है, याद रखना ये ज़्यादा पावरफुल होता है डायरेक्ट करंट से प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा बेटा जैसे बल्ब चलाना, घरों की जो वायरिंग होती है उसमें अल्टरनेटिव करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा बहती है, याद रख लेना बेटा। उस बल्ब, घरों के बल्ब चलाइए, पंखा चलाइए, हीटर चलाइए, फ्रिज चलाइए, टेलीविज़न चलाइए, ये सब के सब कारखाने में मशीनें चलाइए बेटा, ये सब के सब प्रत्यावर्ती धारा से ही चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल टू बेटा Q/T होता है, ये आवेश पे डिपेंड करता है। आवेश की दर को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, ये सिंगल वे नहीं है, ये डबल वे है बेटा, याद रखना एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में चलता है, लेकिन डायरेक्ट करंट सिंगल वे है। ठीक है, विद्युत धारा के विभिन्न स्रोत बताइए भाई। सेल हैं, बैटरी जो हैं बेटा, जनित्र है, जनरेटर है। जनरेटर का काम क्या होता है? विद्युत धारा को बेटा मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, सॉरी जनरेटर है भाई ना, या मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बेटा, याद रख लेना। मोटर का काम होता है इसका जस्ट उल्टा। वह क्या काम करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल में बदलता है और जनरेटर मैकेनिकल को विद्युत में बदलता है। सेल का काम क्या होता है बेटा? रासायनिक ऊर्जा को क्या किस में बदलता है? लाइट ऊर्जा में, है ना, याद रख लेना। ठीक है, ये सेल भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक सेल होता है बेटा, प्राथमिक सेल में डेनियल सेल, शुष्क सेल, लक्लांसे सेल, वोल्टी सेल, इसको हम क्या करते हैं बेटा? ये रासायनिक होता है, ये अब खत्म हो जाते हैं, इसको चार्जेबल नहीं बोलते हैं ना, चार्जेबल नहीं होता है। और जो सेकेंडरी होता है बेटा वो चार्जेबल होता है। वो क्यों क्यों चार्जेबल होता है? क्योंकि लिथियम आयन का बना होता है ना, याद रख लेना। और बहुत प्रकार के बने होते हैं, जो शीशे से बना होता है वो हमारा लक्लांसे होता है, वोल्टी होता है, डेनियल होता है, शुष्क होता है, इसको चार्जेबल नहीं बोलते प्राथमिक सेल को, याद रख लेना। बस यूज करके फेंक देते हैं, है ना। द्वितीयक सेल मैंने बता दिया। जनरेटर के बारे में कुछ नहीं याद रखना है। उसमें एक आर्मेचर होता है बेटा, आर्मेचर होता है जो शादी ब्याह के अवसरों पे मतलब कि चलाया जाता है, ये सब बातें लिख देना। इसमें क्या होता है, जो आर्मेचर होता है वह विद्युत फ्लक्स की कटिंग करता है, घुमा देते हैं, विद्युत फ्लक्स की कटिंग करता है, जिसके थ्रू घर में लाइटिंग आ जाती है ना। एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है और घर में लाइटनिंग हो जाती है। तो विद्युत जो जनित होता है, जनरेटर होता है बेटा, यह क्या काम करने के लिए होता है बेटा? तो बता देना, ऊंचाई अपचयी मत लिखना। ऊंचाई अपचयी के लिए ट्रांसफार्मर होता है बेटा, वह कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? वो आपके किसके अंदर होता है बेटा? वह आपके ट्रांसफार्मर के अंतर्गत होता है। लेकिन इसमें विद्युत जनरेटर में क्या होता है? यह एक तरह से कह लीजिए मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, याद रख लेना मेरा लाल। बस ये चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत जानते रहेंगे ना, ठोस बात अगर लिख देंगे 4-5 लाइन में, हो गया काम। चुंबक किसे कहते हैं भाई? मैग्नेट किसे कहते हैं? ये ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बने वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लें, उसे चुंबक कहते हैं। बस काम खत्म बेटा। चुंबकीय क्षेत्र कैसे किसे कहते हैं? चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय प्रभाव होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कहानी खत्म मेरे लाल। बस 2 प्रकार के चुंबक होते हैं, प्राकृतिक चुंबक होता है, कृत्रिम चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? जो कि प्राकृतिक रूप से मिले, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। दंड चुंबक हो गया, प्राकृतिक चुंबक हो गया, ठीक है ना? यू शेप का आकार हो गया, प्राकृतिक चुंबक हो गया। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? जिसे मैनमेड द्वारा दाब द्वारा बनाया जाए, उसे हम कहते हैं कृत्रिम चुंबक। बताओ। समान समान ध्रुव वाले आकर्षण होते हैं और असमान ध्रुव वाले मतलब कि समान ध्रुव वाले प्रतिकर्षण करते हैं, असमान ध्रुव वाले आकर्षण करते हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं और अंदर जो होता है चुंबक के अंदर, साउथ पोल से नॉर्थ पोल आती हैं। चुंबक में जो आकर्षण क्षमता होता है वह किनारों पे अधिक होता है, यानी ध्रुवों पर अधिक होता है, और बीच में बहुत कम होता है, लगभग शून्य के बराबर होता है। बीच में क्यों कम होता है? क्योंकि जो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं, तो सबसे दूर यहीं पे बनती हैं। सबसे दूर इनके बीच की दूरी जो होती है चुंबकीय बल रेखाओं की, वो बीच में होती है, इस वजह से यहाँ पर आकर्षण क्षमता सबसे कम होता है। किनारों पर स्पेस सबसे अधिक होता है, क्योंकि किनारों पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं सबसे क्लोज होती हैं, है ना। नॉर्थ और साउथ जब जाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, तो देखो किनारों पर सबसे क्लोज होती हैं, इस वजह से यहाँ पर चुंबकीय आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होती है। बीच में कम होता है, क्यों? क्योंकि वो पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। बताओ भाई, थोड़ा तेज बोल दिया, खैर आप लोग सर्वाइव कर लेना इससे। आज लास्ट पार्ट है भाई, चाहे जितना प्रश्न बताएं आज ही लास्ट होगा। देखिए हमने बता दिया चुंबकीय क्या होते हैं। चुंबकीय पदार्थ होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? यानी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक बेटा। मैग्नेटिक पदार्थ मतलब कि जैसे आपका लोहे का चिलन हो गया, है ना, कोबाल्ट हो गया, इस सब को क्या कहते हैं बेटा? चुंबकीय पदार्थ, जो चुंबक द्वारा खींच लिए जाएं, आकर्षित कर लिए जाएं, चुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय मतलब जो चुंबक द्वारा नहीं आकर्षित किए जाएं, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, पीतल के टुकड़े, ये सब। चुंबकीय पदार्थ जैसे कि पिन, सुई, बोर्ड, लोहे की छीलन, ये सब बेटा। पेंसिल, पीतल, रबर, तांबा, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ। सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी चुंबकीय की भांति व्यवहार करती है। भाई बता देना। एक बड़ा चुंबक ले लीजिए 6 इंच का, तब छोटा चुंबक लंबाई के 2 इंच का लेकर बड़े चुंबक के ऊपर छोटे चुंबक को विभिन्न स्थितियों में लटकाते हैं। तो हम देखते हैं कि पहली एवं 5वीं स्थिति में छोटा चुंबक ऊर्ध्वातल में, तीसरी स्थिति में ये आएगा भी नहीं आपके बेटा, क्योंकि पेट कल है।
चलो छोड़ दो इसको। चुंबक के 2 गुण लिखिए भाई। चुंबक के 2 गुण क्या करेंगे? चुंबक कह लीजिए भाई चुंबकीय पदार्थ को खींचता है, आकर्षित कर लेता है अपनी तरफ, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है और स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर या इसके ध्रुव जो होते हैं उत्तर और दक्षिण में ठहर जाते हैं। भाई याद रख लेना, ठीक है ना? ये दोनों गुण हो गए। चुंबक से आप आपका क्या अभिप्राय है भाई? एक चुंबक से तो नर्म लोहे का बना होता है। नर्म लोहे की छड़ पर तांबा का पृथक्कृत तारों के लूप के आकार में लपेटकर उसमें धारा प्रवाहित किए जाएं तो नर्म लोहे की छड़ जो होती है चुंबक में समान व्यवहार करने लगती है। ठीक है, चुंबक उस समय तक ही रहता है जब तक तांबे के तार में धारा प्रवाहित रहे, है ना? और विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण बने चुंबक को विद्युत चुंबकीय कहते हैं। बता दो मेरे लाल, बता देना। इसी पे तो वह नियम दिया गया है ना चुंबकीय प्रभाव वाला, जो आपके अब एक तरह से कौन सा है, कौन सा भाई? बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसी पे तो दिया गया है ना? फ्लेमिंग के बाएं हाथ में क्या था? फ्लेमिंग के बाएं हाथ में यही तो है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में क्या है मेरे लाल? यही तो है, अंगूठा ऊपर है और एक उंगली ऐसे है उनका, है ना? जो क्या बोलते हैं इसको, कौन सी उंगली बोलते हैं यार? अंगूठे के जस्ट बगल वाली पहली उंगली को क्या बोलते हैं? बेटा क्या बोलते हैं बताना जरा। अनामिका, अनामिका तो अनामिका ही बोलते हैं शायद, है ना? और जो बीच वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बेटा मिडल फिंगर बोलते हैं। और यह अंगूठा होता है, अंगिष्ठ का बोलते हैं इसे। तो अंगूठा जो होता है बेटा यह आपका करंट की दिशा को बताता है, याद रखना, करंट की दिशा को बताएगा, ठीक है ना? उफ, और जो यह बेटा होता है आपका करंट का दिशा को बताता है यह चीज़, और जो आपका यह उँगलियाँ होती हैं ना सारों के सारे जो पेंचकस को घुमाती हैं, तो वो किसकी बताती हैं? चुंबकीय दिशाओं को बताती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को बताती हैं। तो याद रखना जब आप पेंचकस को घुमाते हो ना, इसे मैक्सवेल का नियम कहते हैं, मैक्सवेल के पेंच का नियम कहते हैं। उसी प्रकार से सेम आपका जैसे आप पेंचकस घुमाओगे ऐसे पकड़ लो उंगली से पेंचकस को, बेटा यहाँ पेंचकस फंसा लो, पेंचकस को ऐसे रोटेट किए तो उंगली आपकी सारी की सारी उंगली ऐसे होगा, अंगूठा ऊपर रहेगा, ठीक है ना? अंगूठा नीचे की तरफ भी रह सकता है, ऊपर की तरफ भी रह सकता है, ठीक है? अंगूठा अगर नीचे की तरफ है तो करंट नीचे की तरफ बहेगा, लेकिन उँगलियाँ किस डायरेक्शन में जाएँगी? बाएँ-दाएँ ऐसे घूमेगा। तो चुंबकीय जो क्षेत्र है बेटा, वह एक कर्व आकार में घूमेगा और आपका विद्युत धारा एक स्ट्रेट लाइन में प्रवाह करेगी। इस बात को मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है भाई, इसको पढ़ लेना बस। अब कुछ नहीं है, अब हम कुछ विभव के ऊपर बात कर लेते हैं, बस आगे चलते हैं बेटा। विद्युत विभवांतर क्या होता है? देखिए विभवांतर और विभव 2 चीज़ होता है बेटा, मैं आपको बताते चलता हूँ। देखिए विभव और विभवांतर 2 चीज़ होता है। विभव क्या काम करता है बेटा? विभव बराबर होता है कह लीजिए कि W/Q। W/Q होता है, ठीक है ना? W/Q होता है, ध्यान से समझ लो बस आप। W/Q होता है, अभी समझा देते हैं पूरा का पूरा, उधर प्रतिरोध वगैरह सब कुछ। W/Q होता है। V क्या है? वोल्ट है, ठीक है? W क्या है? ऊर्जा है और Q क्या है? आवेश है बेटा। मतलब कि साफ-साफ ऐसे समझ लीजिए, अनंत से क्या बोला? अगर विभव बोला क्या होता है तो बता देना, अनंत से लाए गए आवेश को जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। अनंत से लाकर किसी एक बिंदु पर आवेश को रखने पर जितना कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। समझ गए? अनंत से एक आवेश को लाने में, एक बिंदु पर रखने में जितना कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं, यानी कि विभव कहते हैं, इतना समझ लो। तो भैया डब्लू क्या है? जूल है इसका मात्रक, और इसका मात्रक क्या है? कूलाम है। तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा किसका मात्रक? वोल्ट का मात्रक, मतलब कि विभव का मात्रक। और एक तो वोल्ट होता ही होता है, याद कर लेना, ठीक है? अब इसके बाद बेटा विभवांतर क्या होता है? विभव तो आप समझ गए, विभवांतर क्या होगा फिर? विभवांतर का मतलब जो आप अनंत से लाके एक पॉइंट पे रखे हो ना, एक पॉइंट्स पे, अब आपके घर में जा रहा है, किसी और के घर में जा रहा है, इधर उनके घर में जा रहा है, उधर आपके घर में जा रहा है, मोहन, सोहन, रोहन, टोहन जो भी है, अप्पू, पप्पू, नानू, फानू, सोहे, सबके घर में जा रहा है बेटा, समझ रहे हो ना? सबके घर में जा रहा है। प्रकाश के घर में चला गया इधर समझ लो, है ना? प्रकाश के घर में, शिवा के घर में चला गया, इस तरह सबके घर में चला गया। तो आप देख रहे हो, आप तो असली ला के यहाँ पे रखे हो, लेकिन ये ट्रांसफर हो रहा है बेटा किसके? सभी के घर में है बेटा। यही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। पहले जहाँ पे रखे हो उसको मान लेते हैं ए, अब मान लेते हैं सिंगल वे, एक वे में, है ना? तो मान लेते हैं ए पॉइंट पे रखा गया है। अब यहाँ से हमारे घर में आ गया बी पॉइंट पे, तो आप क्या 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 कहोगे? डेल्टा भी माइनस डेल्टा, सॉरी डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, इसको कहोगे विभवांतर कहोगे। मतलब दो बिंदुओं के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं बेटा? विभवांतर कहते हैं। इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा विभवांतर का? वही डेल्टा, मतलब कि ए जो भी ए था माइनस भी बी था, भी बी इक्वल टू W/Q, याद कर लेना, मात्रक सब सेम रहेगा। समझ में आया विभवांतर किसे कहते हैं मेरे लाल? चलो आ जाओ, ठीक है? विभवांतर। अब आपको पता है कि ओम नियम भी आया था एक। ओम नियम क्या था भैया? ओम नियम यही था कि देखो, एक चीज़ और याद कर लेना पहले। देखो, अगर 1 जूल ऊर्जा आप दोगे, 1 कूलाम आवेश फ्लो कराने के लिए, 1 कूलाम आवेश आप फ्लो कराओगे
1 जूल के लिए, है ना? 1 जूल बटे 1 कूलाम करोगे बेटा तो क्या मिलेगा? विभवांतर में एकांक मिलेगा। इस बात को याद रखना। किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक धनावेश प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विभवांतर कहते हैं। इस प्रकार से भी आप कह सकते हो विभवांतर इक्वल टू कुल व्यय ऊर्जा अपन में प्रवाहित आवेश, ठीक है, कूलाम में। बेटा याद रख लेना। अब देखना जरा, जो हमारा कहता है ओम नियम क्या कहता है बेटा? इस प्रकार से बना लेना। इधर आपका वी हो जाएगा, इधर आपका आई हो जाएगा। यह कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, बेटा याद रख लेना। और वी इंटू आई बराबर क्या होता है? पावर होता है बेटा। वी इंटू आई बराबर क्या होता है? पावर होता है, शक्ति होता है, जिसका यूनिट वाट होता है। ये बात आप याद रख लेना। अब आपको पता है आर इक्वल टू वी बटे आई होता है बेटा, कांस्टेंट आ जाता है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर आ जाता है बेटा। आर एक कांस्टेंट आ जाता है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। आर इक्वल टू वी बटे आई बेटा। आर इक्वल टू वी बटे आई यानी कि आर क्या होता है? ओम में होता है। यह बात याद रख लेना। अब देखिए सीरीज होता है बेटा और एक होता है समांतर श्रेणी। प्रतिरोध का समांतर श्रेणी, प्रतिरोध का सीरीज। प्रतिरोध के समांतर श्रेणी में बेटा क्या होता है? प्रतिरोध के समांतर श्रेणी में इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से जुड़ा होता है। यह समांतर श्रेणी बेटा। यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे बोल्ट लगा होता है, इस प्रकार से होता है, या R1 होता है, या R2 होता है, या R3 होता है, ठीक है ना? यहाँ से करंट जाता है इसमें, जिसमें जो R1 है उसमें I1 जाता है, इसमें I2 जाता है, इसमें I3 जाता है। तो याद रखना करंट अलग-अलग होते हैं। समांतर श्रेणी में करंट अलग-अलग होते हैं, वोल्ट सबके बराबर होते हैं। इसके भी, इसके भी, इसके भी होते हैं। सीरीज क्रम में क्या होता है बेटा? सीरीज वाले में यानी कि श्रेणी क्रम में क्या होता है? ये आपका प्रतिरोध हो गया R1 या R2 या R3 हो गया। इस प्रकार से जुड़े होते हैं। यह प्लस वाला हो गया, यह माइनस वाला हो गया। याद रख लेना। धारा ऐसे बहने लगा। यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा? धारा, वही धारा इसमें भी जाएगा, R1 वाले में भी, R2 वाले में भी और R3 वाले में भी। तो समझ रहे हो सीरीज में क्या होता है? धारा सब में बराबर होता है, लेकिन वोल्टेज सब में अलग-अलग होता है। भैया V1 होगा या V2 होगा या V3 होगा। तो अब फार्मूला देख लो। अगर बोला जाता है सीरीज वाला फार्मूला बताओ, तो R1 इक्वल टू क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना। यह किस में होगा? सीरीज में होगा। सीरीज समांतर सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का फार्मूला क्या होगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का फार्मूला क्या होगा? 1 में R इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3, डॉट 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 इनफाइनाइट तक कर सकते हो, एन तक कर सकते हो। ठीक है, यह फार्मूला हो गया, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए क्या क्या किया जाता है भाई? आग बुझाने में यंत्र काम करने की स्थिति में होनी चाहिए। ट्यूबलाइट के जो बजाय एलईडी का बल्ब का प्रयोग करें। इमरजेंसी के दौरान भागने के लिए सीढ़ियों एवं फ्यूज एरिया को खाली रखना चाहिए। और आपको पता है फायर एक्सटिंग्विशर यूज करिए घर में, है ना? धात्विक वस्तुओं से दूरी बनाएं। बिजली से सटे खंभों से जानवर न बांधें। बिजली के तारों पर लंगर आदि न लग डालें। लंगर मतलब देखते हो गाँव घर में अड़ंगी उड़ंगी सब फंसाने लगते हैं, खींचने लगते हैं बीच बीच में से। बिजली के तारों के नीचे होलिका दहन न करें। भाई क्या बताएं, घटना घटा था मेरे साथ भी एक ऐसा। कटे फटे अथवा क्षतिग्रस्त विद्युत तार को फौरन बदल दें, मतलब तुरंत बदल दिया जाए। ये सब सारी चीज़ें, ये तो बहुत सारे आराम से आप इसको जानते हैं। देखो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है भाई, अब तो पता है। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, जहाँ पे ऊष्मा क्या हो जाए, चालक ऊष्मा पैदा हो, उसे ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बस ये सारी चीज़ें बेटा, ये देखिए हमने बता दिया आपको। एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, देख लो। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है ना, देख रहे हो ना? अब पहले क्या किया भाई, यह दोनों जो हैं, यह तीनों जो हैं समांतर, यह तीनों दोनों है कि तीनों है भाई? ये तीन है, अच्छा इसमें समांतर क्रम में है। तो हमने क्या किया, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लगा लिया। तो फार्मूला बन गया भाई, कितना आ गया? 12 ओम आ गया। तो हमने क्या किया, 1 ओम यहाँ पहले से है, 1 ओम, फिर 12 ओम, फिर 12 ओम, फिर उसके बाद क्या है, एक 5 ओम। अब ये तीनों देख रहे हो श्रेणी क्रम में है, तो हमने क्या किया, आर बराबर क्या कर लिया, तीनों को जोड़ लिया। 1 ओम प्लस 12 ओम प्लस 5 ओम, 12 5 17 1 18 आ गया। देख पा रहे हो कि नहीं क्वेश्चन को? देख लो, 18 आपका राइट आंसर आ जाएगा इसका पूरा। यहाँ 12 तो आया इन तीनों का, बीच वाले का, लेकिन आप देखोगे फाइनल जो आंसर हमारा 18 ओम आएगा। कितना आ गया देख लीजिए। 3 और 4 आया था बेटा ना, रुक जाओ 1 मिनट, वो बीच में गलत दिया है क्या? हम इसी को सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। देखिए ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस में है, समांतर क्रम में बेटा। समांतर क्रम का फार्मूला हमने क्या बताया, 1/R इक्वल टू 1/2 यानी R1, 1/3 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 4 3 12 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 छक्का 12, 3 चौके 12 और 4 3 12 हो जाएगा बेटा। समझ गए कि नहीं? 6 4 10 3 13, हाँ 12/13 आएगा, तभी तो गलत आया था। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12/13 आ गया। पलट देना, 12/13 आ गया। अब इस पूरे प्लेस से 12/13 और ये 5 और ये 1, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अब तीनों को जोड़ो,
अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए आर बराबर कितना होगा, आर बराबर 12/13 प्लस 5 और प्लस में 1 जोड़ लो, 5 एक 6 और 13 छक्का कितना होगा बेटा, 13 छक्का 78 होगा, 78 प्लस 12 जोड़ लेना, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, और यहाँ पे 12 होगा, और इस यहाँ पे 6 होगा, 6 13 छक 78 होगा, 78 और 2 80 10 90, 90/13 बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह पूरा का पूरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। काट लेना, कितना आएगा, 13 छक 78, 13 13 सत्ते 91 बेटा, लगभग 7 आएगा, 6.89 के आसपास में आया होगा। देख लेते हैं आंसर कितना आया है, देख लो 6.9 आया है ना। तो इस तरह से आपको करना। फ्यूज तार क्या होता है बेटा, फ्यूज तार के बारे में हमने बताया था। फ्यूज तार किसका बना होना चाहिए, पहली बात है फ्यूज तार भैया उसका बना होना चाहिए जिसके गलनांक कम होते हैं, याद रख लेना। और फ्यूज तार के लिए भैया प्रतिरोध जो है ज़्यादा वाले होने चाहिए, यानी कि एल्युमिनियम का बना होना चाहिए, टीन का बना होना चाहिए, शीशा का बना होना चाहिए, या फिर तांबे की मिश्र धातुओं से बना होना चाहिए। ये चीज़ें बेटा याद रखना। घर की जो वायरिंग होती है श्रेणी क्रम में होती है, और जो आप देखते हो झालर मालर या फिर जो शादी ब्याह के अवसरों पे जो वायरिंग होती है ना, जो लाइटनिंग होती है, वह किस क्रम में होता है बेटा, याद रख लेना, समांतर क्रम में होता है। ये चीज़ें अपने दिमाग में, सॉरी हमने उल्टा बोल दिया बेटा, घर की जो वायरिंग होती है वह समांतर क्रम में होती है, सॉरी उल्टा बोल दिया, घर की वायरिंग समांतर क्रम में होती है। तभी तो आप देखते हो किसी एक रूम का आप लाइट ऑफ करते हो तो सारे रूम का थोड़े ऑफ हो जाता है, तो समांतर क्रम में होती है घर की वायरिंग, और जो लाइटनिंग वगैरह होती है वो श्रेणी क्रम में होती है। ठीक है ना। चलिए बस बेटा आपके लिए आज का ये लास्ट प्रश्न था, है ना। अब इसी आपका समाप्त हो गया। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे आपके इंग्लिश, ठीक है ना, बहुत अच्छे से इंग्लिश करेंगे। और बाकी जितने प्रश्न बचे हैं, देखिए इसमें यह प्रश्न बोल क्या रहा है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग आप किन किन उपकरणों द्वारा कर सकते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित उपकरणों द्वारा किया जा सकता है। विद्युत बल्ब ऊष्मीय प्रभाव भाई ऊष्मा में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ऊष्मा में बदल देता है। विद्युत प्रेस वो भी ऊष्मा में बदल देता है भाई, समझ रहे हो। विद्युत अंगीठी वो भी ऊष्मा में बदलता है। पानी गर्म करने वाले हीटर जो हो गए वो भी ऊष्मा में, भाई ब्लोअर जिसे बोलते हो आप, ब्लोअर भी तो करता है वही चीज़, जिसे गीजर हो गया वही काम तो करता है भाई। टोस्टर जो होता है, जो देखते हो सैंडविच बनाने वाला जो होता है, वो भी तो वही काम करता है, वह हीट प्रोड्यूस करता है बेटा। जो आप देखते हो कि आपका वो आ गया है इंडक्शन चूल्हा, वो भी तो वही काम करता है बेटा। वह उसमें मैग्नेट होता है बेटा, जो कि मैग्नेट के थ्रू घूमता है तो करंट उपलब्ध होता है, उसमें वहाँ से निकलता है। बाल सुखाने वाले यंत्र हो गए, देखते हो बाल सुखाने वाले यंत्र, जो लड़कियाँ झबरही लड़कियाँ जो होती हैं, मतलब झबरही, सॉरी उसके लिए मतलब मेरे घर में भी है ना, तो मैं चिढ़ाते रहता हूँ अपने उनको भी, और प्लस सिस्टर लोग को भी। तो यही चीज़ है, मतलब उनका थोड़ा-सा बाल बहुत बड़ा होता है, तो एक यंत्र रख लेते हैं बाल सुखाने वाला, है ना? तुरंत सूख जाता है। देखते हो ब्लोअर टाइप में हवा निकलता है उसमें से, गरम-गरम। तो अभी हीट वाला सिस्टम होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर देता है बस। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, और मे बी आशा करते हैं कि साइंस में आप पूरा का पूरा नंबर उठाएँगे, है ना? और बहुत अच्छा कार्य करेंगे, बहुत अच्छा से प्रश्न को सॉल्व करके आएँगे। 1-2 प्रश्न और रह गया है, उसको आप अपने बुक से कर लीजिएगा। बस देखिए लास्ट है। कितने पेज बच गए यार, देख रहे हो ना। इसको अभी आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा बच बचा है, डार्विनवाद वगैरह हमने करा दिया है बेटा ना। इसको आप अपने से करेंगे, इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा फिर से अतिलकुत्री, तो मतलब पूरा का पूरा फिनिश ही हो गया है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी, ये छठवां लेक्चर है भाई, अब मान सकते हो ख़त्म हो गया, मात्र 1-2 पेज और बचे हैं। तो उसमें वही सारी चीज़ें फिर से रिवाइज़ करेगा, ट्रांजिस्टर क्या होता है ना? हीटर क्या होता है ना? इस प्रकार से। तो हीटर वगैरह के बारे में आपको पता है, क्या होते हैं उसमें, क्रोमियम नाइक्रोम के तार होते हैं, वहाँ से हीट डेवलपमेंट होता है, हीट निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करता है, फिर जाके खाना उबलने लगता है, यानी कि जो भोजन होते हैं पक जाते हैं, ठीक। और बस अब हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द आपका कल से। आप सभी लोग तैयार रहना। नमस्कार।